हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने क्लास 10th में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाके फाइंड भी कर सकते हैं। विनीत भारद्वाज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि आपके सामने है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वी हैव टू फाइंड दैम। तो सबसे पहले हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तब तक आप ट्राई करिए इसको कि कैसे किया जा सकता है। हमको नहीं पता कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो मैंने मान लिया कि x और y वो दो नंबर्स हैं। लेट x, y बी टू नंबर्स। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो लेट x, y बी टू नंबर्स सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y, कि x बड़ा है y से। ये हमने मान लिया है। अब चाहो तो y को भी बड़ा मान सकते थे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने x को मान लिया है बड़ा y से। ओके, आगे पढ़ते हैं। डिफरेंस बोला गया है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। किसको माइनस करना है? दोनों नंबर्स को। कौन से दो नंबर माने थे हमने? x और y। दोनों में से बड़ा कौन है? x बड़ा है y से, इसलिए जब हम उनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26। तो पहली इक्वेशन आ गई है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आगे बढ़िए। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब एक नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। तो जो दूसरा नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। कौन सा नंबर छोटा है इनमें से? ऑब्वियसली y छोटा है इनमें से, क्योंकि हमने एजम्पशन मानी थी। जब y को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x। x इज इक्वल टू 3y है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब इस x इक्वल टू 3y को इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू जब 3y पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह लिख दिया 3y। फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस वाई, तो लिख दो यहाँ पे माइनस वाई। फिर लिखा हुआ है इक्वल टू 26, यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 26। अब 3y माइनस वाई कितना होता है? 3y माइनस वाई होता है 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, जो कि होती है 13। तो y की वैल्यू आ चुकी है 13। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 13। 13 टाइम्स 3 इज़ 39। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 39। ओके, सो द टू नंबर्स आर 13 एंड 39। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास, उनमें से एक दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। हमें दोनों एंगल्स पता करने हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको प्लस करके 180 डिग्री आ जाता है। लेट अस अज्यूम द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, सो देयर सम शुड बी 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसलिए हम दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लिख दिया हमने। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एक्स और वाई में से कोई एक लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा। तो लेट, हमें ऐसे लिखना चाहिए, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई सच दैट, कुछ इस तरीके से, सच दैट इनमें से एक बड़ा होगा दूसरे से, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब ध्यान से देखो, जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे सप्लीमेंट्री एंगल से कितना बड़ा है? 18 डिग्री। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है माइनस करना, याद रखना। अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में नोट बना के लिख लो, एक्सीड का मतलब होता है माइनस करना। तो लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल कितना आएगा? 18 डिग्री आएगा। और हमने माना है कि लार्जर एंगल कौन सा है? एक्स, इसीलिए x माइनस वाई जब हम करेंगे तो 18 आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। ये है माइनस वाई, ये है प्लस वाई, ये कैंसिल हो गए आपस में।
ये x और x मिलके हो जाएगा 2x। 180 और 18 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 198। ओके, अब 2 को दूसरी साइड लेके चले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा ये, तो 198/2। 2 टाइम्स 9 इज़ 18, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, तो x की वैल्यू आ चुकी है 99। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, चलो x प्लस वाई इक्वल टू 180 में। हमको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। यहाँ से अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 99 हम कर सकते हैं। ओके, 10 में से 9 गया 1। ओके, अब ये 17 बन चुका है। 17 में से अगर हमारा 9 जाएगा तो आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू आ चुकी है 81 और x की वैल्यू आ चुकी है 99, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, आप नोट कर लो इसको फटाफट से। हो गया? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो देखो आप। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे ₹3800 में। हमको ये नहीं पता कि एक बैट की कितनी कीमत है, हमको ये नहीं पता कि एक बॉल की कितनी कीमत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to ₹x. It implies cost of 7 bets। 7 bets की कितनी कीमत हो जाएगी? ₹7x। सिमिलरली बाद में उसने खरीदे 3 बैट और 5 बॉल 1750 में, 1750 में। तो यहाँ पर हम 3 बैट्स की भी कॉस्ट यहीं पे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, इसलिए। सो इट इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू ₹3x। नाउ लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, हमको ये नहीं पता कि बॉल की कितनी कीमत है, क्योंकि एक बैट की कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी एक बॉल से, अनलेस एंड अनटिल आप बैट प्लास्टिक का खरीद रहे हो और जो बॉल है वो आप लेदर बॉल खरीद रहे हो। तो जनरली एक अच्छा बैट जो होता है, ब्रांडेड बैट होता है, वो महंगा ही आता है एक ब्रांडेड बॉल से। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। हमको नहीं पता कि सेम है कॉस्ट या अलग है, तो हमने अलग ही मानना है जनरल केस। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। अब 6 बॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? इट विल बी ₹6y। और कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू ₹5y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स और 6 बॉल्स मिलकर ₹3800 के आ रहे हैं। तो 7 बैट्स की कीमत हो गई 7x, 6 बॉल्स की कीमत हो गई 6y, और दोनों को प्लस कर दिया तो 3800 आ गया। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए, 3 बैट्स और 5 बॉल्स की जो कीमत है वो है ₹1750। 3 बैट्स की कीमत है 3x, यहाँ पे लिखा आया था मैंने, देखो। 5 बैट्स की कीमत है 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर हो गया इतना? बहुत बढ़िया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं, और एलिमिनेशन मेथड में या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर y के कोफिशिएंट सेम कर दो। ठीक है, तो क्या करें बताइए। यहाँ पर एक काम करते हैं हम, x के कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। अब ये भी कुछ बच्चों को डाउट आता है ऐसा क्यों किया, वो भी बता देता हूँ। 7 और 3 का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 21। ठीक है, अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 21 आ जाए? 3। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 21 आ जाए? 7। इसीलिए हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 7 से किया। लेकिन सिर्फ 7 को और सिर्फ 3 को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही नीचे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 7x और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये 21x आ जाएगा। 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 18y आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब आप 3800 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 3 0 0, 8 3 24, 3 3 9 10, तो ये आ गया 104, 1 मिनट, 1 1
11,400 आ जाएगा, 11,400, ओके, 11,400। अब आप 7 से मल्टीप्लाई करिए 3 को, 7 3 21, 5 7 35y इज इक्वल टू, अब आप 1750 को मल्टीप्लाई करिए 7 के साथ। जब आप 1750 करेंगे, 7 0 0, 5 7 35, 3 कैरी चली गई, 7 7 49, 50 51 52, 5 ऊपर चले गया, फिर आ जाएगा 12250, ये आ गया आपके पास। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए और देखिए क्या x के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। क्या दोनों के साइन सेम हैं, बिल्कुल साइन सेम है। इसीलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखना, जब साइन सेम होते हैं ना, दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये कैंसिल हो जाता है फिर, ओके। और माइनस सब जगह लगाना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाते हैं, नहीं नहीं, माइनस तीनों टर्म्स में लगाना होता है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक इतना। अब आप 35 और 18 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा अपना 17, लेकिन 17 तो आएगा 35 माइनस 18, और 35 एक बड़ा नंबर है जिसका साइन कैसा है, माइनस का, इसलिए आ जाएगा माइनस का 17y। अब आप 12250 को माइनस करिए 11400 से, ठीक है। तो 0 से 0 गया 0, और 5 से 0 गया 5 आ गया, फिर 12 बन गया, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 11 गया 0, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 12250, तो क्योंकि उसका साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का लगा दिया। अब माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 850/17, 850/17। अब आप बताओ 17 की टेबल में 85 कब आता है, 17 5 से 85 होता है, तो y की वैल्यू आ गई है 50। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो आपको इजी लग रही हो। मेरे को ये इजी लग रही है तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो हो जाएगा 3x + 5, y की जगह 50 इज इक्वल टू 1750। 3x + 5 5 25, तो ये 250 हो गया, इज इक्वल टू 1750। 3x की वैल्यू हो गई हमारी 1750 माइनस 250, माइनस कर दो क्योंकि प्लस का था ना, राइट में लेके चले गया तो माइनस में हो गया, ओके। 0 से 0 गया 0, 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5 1, तो 1500 आ गई किसकी वैल्यू, 3x की। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा दूसरी साइड में लेके जाके। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1500/3, और 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 में, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 500। देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू है वो आ गई है 500। ये एक बैट की कॉस्ट आई है, और जो एक बॉल है उसकी कीमत आई है 50 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ लिखना मत भूलना, यहाँ पे रुपीज़। क्लियर, यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जिसको ये पूरा देखना है मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। पॉज करके अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो, फोर्थ पार्ट, ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, फॉर एग्जांपल आप ओला की बात कर लो, ऊबर की बात कर लो, मेरू, बहुत सारी टैक्सी की कंपनीज़ हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ओला और ऊबर है वही फेमस है। तो इनमें क्या होता है ना, कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ एडिशनल चार्जेस होती हैं जो कि पर किलोमीटर होता है। और ऐसा होता क्यों है, पहले तो मैं वो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका होम है, बनाता हूँ, यहाँ पर आपका होम है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब्जी मंडी जाना है, आपको, ओके। और ये डिस्टेंस है मुश्किल से 1 किलोमीटर का। आपके होम से सब्ज़ी मंडी का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 1 किलोमीटर है। अब आप कॉल करते हो किसी टैक्सी वाले को या टैक्सी कंपनी को, या ऐप के थ्रू आप ऑर्डर देते हो कि भाई आ जाओ, मेरे को ना कहीं जाना है, ठीक है। वो कंपनी वाला जो है वो अलॉट करता है किसी ड्राइवर को, ड्राइवर आता है टैक्सी में। अब ज़रूरी तो नहीं है टैक्सी जो होगी बिल्कुल आपके घर के पास में होगी। सपोज़ जो टैक्सी ड्राइवर है वो 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है आपके पास, 5 किलोमीटर दूर से, ठीक है, टैक्सी। अब टैक्सी वाला जो है अगर सिर्फ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा, कि सपोज़ उसके जो चार्जेस हैं वो हैं 1 किलोमीटर के ₹10, कि 1 किलोमीटर के वो 10 रुपये चार्ज करता है,
तो एक बात बताओ, टैक्सी वाला जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आया आपके घर पे, और फिर उसको सिर्फ ये पता चले कि भाई उसको तो जो है, जो उसका कस्टमर है, उसको सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही जाना है और 1 किलोमीटर के उसको सिर्फ 10 रुपये देने हैं। सोचो वो 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और उसको सिर्फ 10 रुपये मिलते हैं, तो उसका तो बहुत तगड़ा लॉस हो गया। तो वैसा चाहेगा क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत सारे कस्टमर्स करते थे पहले, इसीलिए इन्होंने एक ट्रिक अपना ली अब कंपनी वालों ने। अब इन्होंने बोला कि भैया अब आप तो हमारा घाटा करवाने पे तुले हो, हम अपना घाटा करने नहीं देंगे, तो एक काम करते हैं, हम फिक्स्ड चार्जेस लेंगे ही लेंगे फ्रॉम ईच कस्टमर। फिक्स्ड चार्जेस, इसका मतलब होता है कि 50 रुपये हमने, सपोज उन्होंने फिक्स कर दिया कि 50 रुपये जो है वो फिक्स्ड चार्जेस हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस। अब ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये देने ही पड़ेंगे। तो अगर टैक्सी ड्राइवर आ रहा है 5 किलोमीटर की दूरी से और आपको सपोज जाना भी 1 किलोमीटर ही है, तो कोई बात नहीं, फिर भी उसको, मतलब आपको उसे देने पड़ेंगे 60 रुपये। क्यों? फिक्स चार्जेस तो 50 रुपये देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लस हर किलोमीटर के कितने देने हैं? 10 रुपये। और यहाँ पे 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो 50 + 10 कितना हो गया? ₹60। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ अभी आपको जाना है फ्रॉम होम टू अक्षरधाम। अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली में, ठीक है, अक्षरधाम। एंड सपोज ये जो दूरी है वो है ये है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको ये बताओ। आपको फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स्ड चार्जेस तो अब देने ही हैं। जो गलती करी अब उससे तो अब आप पीछे छुड़ा नहीं सकते। तो कुछ कस्टमर्स की वजह से अब ऐसा हो चुका है कि फ़िक्स चार्जेस देने ही पड़ते हैं, प्लस एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे आपको पर किलोमीटर के। एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। इन आर केस वी हैव एज्यूम्ड दैट फिक्स चार्जेस इज़ ₹50 एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के जो एडिशनल चार्ज हैं वो हैं 10 रुपये। लेकिन वो 1 किलोमीटर के हैं 10 रुपये। यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 20 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 2 किलोमीटर के 20 रुपये, 3 किलोमीटर के 30 रुपये, 4 किलोमीटर के 40 रुपये, 5 किलोमीटर के 50 रुपये। सिमिलरली 20 किलोमीटर के आपको देने पड़ेंगे 20 × 10, मतलब कि 200 रुपये। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी आपकी 50 तो आएगी ही आएगी, फिक्स चार्जेस प्लस 200। तो ये दो कंपोनेंट हुए फेयर के आपके। जब हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹250, ₹250। ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्सी कंपनी को, ताकि आप अपने घर से अक्षरधाम इजीली पहुंच पाएँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ सारे को। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसा हो क्या रहा है, मतलब टैक्सी फेयर के दो कंपोनेंट्स क्या हैं वो मेरे को समझाना था। वो सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई। ओके, इसको हटा देता हूँ पहले फटाफट से, फिर बताता हूँ आगे का। ओके, अब देखो, तो जो टैक्सी फेयर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैक्सी फेयर जो है उसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है फिक्स चार्जेस, आपको फिक्स चार्जेस देने ही पड़ेंगे, फिक्स्ड चार्जेस, प्लस आपको चार्जेस देने पड़ेंगे पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर आपको देने ही पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस कितना हुआ? ₹105। और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जो चार्जेस हुआ वो हुआ ₹155। लेकिन वो तो टोटल फेयर है ना, टैक्सी का टोटल फेयर है। हमको ये तो पता ही नहीं है कि फिक्स चार्जेस कितना है और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, वी हैव टू एज्यूम व्हाट इज़ चार्जेस पर किलोमीटर। सो लेट अस एज्यूम fixed charges is equal to rupees x, fixed charges is equal to rupees x and charges पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। याद रखना ये 1 किलोमीटर के हैं y रुपीज़, 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y, 4 किलोमीटर के 4y, 5 किलोमीटर के 5y। क्लियर हो गया इतना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कवि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 किलोमीटर टैक्सी ने चला, 10 किलोमीटर चला, उसको कितने पेमेंट करनी पड़ी? उसको ₹105। 10 किलोमीटर चला। ध्यान से देखो, उसको फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिक्स चार्जेस जितने भी हों, हमको नहीं पता कितने थे। ₹50 मत सोचना, ₹50 मेरे एग्जाम्पल में था, वो अलग केस था, ये क्वेश्चन अलग है। फिक्स चार्जेस हमको एक्स देने ही पड़ेंगे।
और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ देना है, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का 4y। तो क्योंकि फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, इसलिए 10y रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। x फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर्स, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो जो पेमेंट हुई है वो हुई है ₹105 की। ये आ गई है हमारी इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें बोलो? नहीं है? वेरी गुड। आगे देखो अब, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज़ ₹155। 15 किलोमीटर तो फिक्स चार्जेस हमारे एक्स तो देने ही पड़ेंगे। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़, 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y, 4 किलोमीटर के 4y, तो 15 किलोमीटर के 15y रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। और टोटल जो पेमेंट हुई है वो हुई है ₹155 की, ₹155 की। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। x के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब कोफिशिएंट कितना है? 1 है। दोनों के कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइंस भी सेम है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। इसीलिए हम दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने अभी इसी वीडियो में। अब x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस का 10 लिखा है, ये माइनस का 15 लिखा है। इस प्लस को मत देखना, हटाओ इसको, नीचे वाला साइन आ गया। अब प्लस का 10 है और माइनस का 15 है। 10 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आ गया? -5y आ गया। अब 105 और 155 को माइनस करना है, कर दो माइनस, क्या बड़ी बात है। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया 5 आ गया, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 155 बड़ा नंबर है 105 से, तो उसका साइन नेगेटिव है इसलिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल आ जाएगा 50/5 के, और ये आ चुका है हमारे पास 10, तो y की वैल्यू आ चुकी है 10। इसका मतलब कि चार्जेस पर किलोमीटर कितना है? ₹10, क्योंकि y को हमने क्या माना था? चार्जेस पर किलोमीटर, तो हर किलोमीटर के 10 रुपये ही चार्ज कर रहा है वो एक्चुअली, जबकि मैंने ये सिर्फ एक एजम्पशन ली थी मेरे कहानी में कि हर किलोमीटर के क्या पता 10 रुपये चार्ज कर रहा हो। ओके, अब देखते हैं फिक्स चार्जेस कितने हैं। फिक्स चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है ना, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैंने सपोज इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, तो x + 10 y लिखा हुआ है ना, y की जगह लिख देंगे 10 = 105 x प्लस, अब ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया = 105। अब क्योंकि ये प्लस का 100 है, अगर मैं इसको राइट में लेके चले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, और 105 में से 100 चले जाएगा तो 5 रुपये आ गया। इसका मतलब जो फिक्स चार्जेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही नामात्र है। देखा टैक्सी कंपनीज कितनी अच्छी होती हैं, आपसे ज़्यादा फिक्स चार्जेस नहीं लिए उन्होंने, वो आया है ₹5 ओनली। सो फिक्स चार्जेस = ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर = ₹10। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब देखते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चन में बोला गया है क्या। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, हम बता चुके हैं 5 रुपये। चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं? 10 रुपये। आगे पढ़ते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, कितना एक पर्सन को पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी। चलो देखते हैं कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। फॉर 25 किलोमीटर एक बात बताओ, जो फेयर होगा उसका टैक्सी फेयर, उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक होगा फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, दूसरा होगा चार्जेस पर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 25, तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। फिक्स चार्जेस हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है बोलो। फिक्स चार्जेस था 5 रुपीज़, और चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 25 × 10, तो आ जाएगा 5 + 250। 250 और 5 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा ₹255। तो ₹255 देने पड़ेंगे अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमारी इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, हटाता हूँ मैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ओके, 9/11 बन रहा है फ्रैक्शन। 9/11 एक बहुत ही दुखद डेट भी है, आपको पता होगा उस दिन क्या हुआ था। जिसको नहीं पता वो सर्च करो गूगल पे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना मेरे को। ओके, देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 को दोनों में ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। पहले तो बताओ फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन पता है तुमको? नहीं बताना, फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। सबसे पहले फ्रैक्शन को एज्यूम करेंगे। सो लेट फ्रैक्शन इज
लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन वाई, ये बन जाएगा 9/11। ये कितना बन जाएगा, 9/11। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा फ्री फंड में, ये थोड़ा खर्चा मांगता है। क्या खर्चा मांगता है, देखो एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई, 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखो मैं 2 ऐड करके दिखाता हूँ, 2 ऊपर भी ऐड कर दिया, 2 नीचे भी ऐड कर दिया। देखो 2 इज़ एडिड टू बोथ, बोथ का मतलब दोनों में, किन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना है, कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, तो बारी बारी ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करते। सबसे पहले 11 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, कितना आएगा, 11 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 11x आ जाएगा। फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये तरीका होता है, जिसको नहीं आता सीख लो। सबसे पहले 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 11 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 22 आ जाएगा, ओके 22 आ गया। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 के साथ, बारी बारी, ओके ज़्यादा जल्दी नहीं मचाने का, धीरे धीरे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, 9 और y मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बोलो, 9y। फिर 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोलो भाई, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 18। कोई दिक्कत इसमें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं है, वेरी गुड। अब देखो 11x, ये प्लस का 9y है ना, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके चले जाता हूँ तो ये माइनस का 9y हो जाएगा। प्लस का 22 पहले से ही लेफ्ट में है तो उसका साइन चेंज नहीं करने का, ये प्लस का 18 है, इसको लेफ्ट में लेके चले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0। क्लियर इतना। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 11x माइनस 9y, 22 और 18 को माइनस कर दो, कितना आ गया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और दोबारा पढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में बोला गया है भैया कि इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ, दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हमने ऐड कर दिया 3 तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। तो दोबारा लिखते हैं यहाँ पे ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन वाई, वो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। ध्यान से देखो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, लेकिन फ्री फंड में नहीं बनता। कब बनता है, जब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 3। तो 3 ऐड कर दो, कहाँ पे ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। तो अब x प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, वो आ जाएगा 6x। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, वो आ जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ, वो आ जाएगा 5y। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, वो आ जाएगा 15। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये प्लस का 5y है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके चले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। प्लस का 18 पहले से ही लेफ्ट में है, अगर मैं प्लस 15 को लेफ्ट में लेके जाऊँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये -15 हो चुका है इक्वल टू 0। अब देखो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसका नामकरण कर दो, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, हमें इसको सॉल्व करना है, ओके सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। अब मेरे को देख के बताओ, क्या x के कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या y के कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर y के कोफिशिएंट सेम कर दो। बताओ किसके कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो, x के करना चाहते हो, कर लो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मैं कभी नहीं टालूंगा, टेंशन मत लो। x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो 11 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 66 आ गया। मैं चाहता हूँ कि 11 66 बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। मैं चाहता हूँ कि 6 66 बन जाए, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। ओके, अब 11 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66x, -9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 54y। 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 24 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया होगा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये आ जाएगा 66x। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का 55y। 3 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 33 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का है माइनस कर दिया, माइनस का प्लस का कर दिया, प्लस का माइनस का कर दिया। ऐसा क्यों किया, रीज़न ये है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ चुका है, दोनों के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं 66 और 66, लेकिन दोनों के साइन सेम है। जब कभी भी साइन सेम होते हैं तो हम एक इक्वेशन के सारे साइंस चेंज कर देते हैं। एक प्लस का एक माइनस का उड़ गया, ये प्लस का 55 है, ये माइनस का 54 है। 55 में से 54 गया, 1 आएगा, 1 प्लस का आएगा तो ये आ गया y।
24 प्लस का है, 33 माइनस का है, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है 9, लेकिन ये आएगा -9 क्योंकि 33 एक बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का ही साइन आता है, तो इसलिए -9 आ गया इक्वल टू 0। अगर मैं 9 को राइट में भेज दूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू +9, तो y की वैल्यू हो चुकी है 9। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। सो 6x - 5 y की जगह 9 लिख दो, +3 इज इक्वल टू 0। 6x 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 ज़ा 45, +3 इज इक्वल टू 0। 45 और 3 को माइनस कर दो, आ जाएगा 42, लेकिन क्योंकि 45 बड़ा नंबर है इसलिए उसका साइन था नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे -42 लगाया इज इक्वल टू 0। -42 को अगर राइट में भेज दिया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 42। x की वैल्यू हो जाएगी 42/6। 6 की टेबल में 42 कब आता है? आता है 7 पे, इसलिए x की वैल्यू हो चुकी है 7। इतना क्लियर हो गया। सो हमारा फ्रैक्शन क्या था, बोलो फ्रैक्शन क्या था? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन था हमारा x/y, x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9, तो दिस इज़ आर आंसर, दिस इज़ आर आंसर। ओके, कोई ऊपर का लिखना चाहता है तो लिख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो। नीचे का लिखना चाहता है तो यहाँ से लिख लो, और जूम आउट करूँगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, कर तो देता हूँ मैं लेकिन दिखेगा नहीं, मेरे को पता है, तो इससे बढ़िया है यहीं से तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का और नीचे का। क्लियर? हटा देता हूँ उसको। अब देखते हैं आगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन। क्या खुशी मिल रही होगी ना तुम लोगों को कि एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, आई नो। चलो अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका जो 6th पार्ट है उस पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 years hence, याद रखना hence का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, hence का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात करी जा रही है, बच्चों को इसी में डाउट हो जाते हैं। और अगो का मतलब होता है पास्ट टेंस। नोट करके लिख लो, तुम्हें लगेगा ये तो हमें आता है, लेकिन जब टेस्ट होगे ना तो ये इन सब में गड़बड़ी करोगे। तो हैंस का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, अगो का मतलब होता है पास्ट टेंस। हैंस का मतलब फ्यूचर टेंस, अगो का मतलब होता है पास्ट टेंस। अब कैसे पता हमें फ्यूचर टेंस होता है वो भी बताता हूँ। हैंस जब लिखा हुआ है 5 years हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी तो तुम्हें पक्का पता है ना फ्यूचर टेंस होता है, इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी फ्यूचर टेंस में जा चुकी है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, 5 years अगो भी मतलब पहले ही होता है, लेकिन क्यों होता है वो भी समझाता हूँ। जैकब्स एज वॉज, और वॉज का भी यूज़ होता है कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में, इसलिए 5 years अगो वाली जो स्टेटमेंट है वो पास्ट टेंस की है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी फ्यूचर टेंस की है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी पास्ट टेंस की है। इस क्वेश्चन में किस किस की बात करी गई है? जैकब की बात करी गई है और उसके बेटे की बात करी गई है। क्या हमें जैकब की एज पता है या उसके बेटे की एज पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, एक काम करते हैं, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं जो तुम्हारा मन है। अरे 20 30 40 ऐसे नहीं मानना, वेरिएबल्स में मानना है, एक्स और वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक काम करते हैं, सन की एज मान लेते हैं। लेट जैकब्स सन्स एज, लेट जैकब्स सन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स उसके बेटे की एज है, एंड जैकब्स एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। लेकिन ये कौन सी एज की बात करी गई है? अभी तुम्हारे दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज की बात करी गई है, 5 साल बाद की बात करी गई है, या 5 साल पहले की बात करी गई है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड जो कि है प्रेजेंट। जैकब्स सन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, और जैकब्स प्रेजेंट एज, खुद की प्रेजेंट एज जैकब की है, वो है वाई ईयर्स। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब 5 years हैंस का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, याद रखना, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। ओके, अब आफ्टर 5 years जैकब्स सन्स एज, जैकब का जो बच्चा है उसकी एज कितनी होगी? सपोज आज की डेट में आपकी एज है 20 years, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 25। सपोज आज की डेट में आपकी एज है 15 years, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 20 years। सपोज आज की डेट में आपकी एज है 10 years, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 15 years। क्या कर रहे हो बार बार? +5 कर रहे हो। अगर जैकब की प्रेजेंट एज, जैकब के बच्चे की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी? 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5 years, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x थी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 years। अच्छा, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? आज की डेट में उसकी एज है y ईयर्स, सपोज आज की डेट में जैकब की एज है 40 years सपोज, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45 years। सपोज आज की डेट में जैकब की एज है 30 years,
तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 35 ईयर्स। क्या कर रहे हैं बार बार 5 को प्लस कर रहे हैं, तो जैकब की प्रेजेंट एज हमने मानी है y ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी एज हो जाएगी y+5 ईयर्स, y+5 ईयर्स हो जाएगी उसकी एज। ऐसे लिखना ही लिखना है, ये मत सोचना नहीं दूसरे तरीके से कर लूँगा, नहीं हो पाएगा, यही एक तरीका है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में कवि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कवि ये कहना चाह रहा है 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद जैकब की जितनी भी एज होगी इट विल बी का मतलब होता है इक्वल टू। अपनी बुक में विल बी को अंडरलाइन करो, सर्कल कर लो, स्टार मार्क कर लो और लिख लो, इसका मतलब होता है इक्वल टू। देखो मैं तुम्हें लिख के भी दिखा देता हूँ, इज़, वॉज और विल बी, और एक और होता है बिकम्स। कभी भी मैथ्स की बुक में और खासकर चैप्टर नंबर 3 में ये वर्ड्स दिख जाएँ, इन सभी का मतलब होता है इक्वल टू, याद रखना। इसका मतलब भी इज़ इक्वल टू, वॉज का मतलब भी इज़ इक्वल टू, विल बी का भी मतलब इक्वल टू, बिकम्स का भी मतलब इक्वल टू। ठीक है, तो 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब है कितनी पहले ये तो बताओ। 5 साल बाद एज ऑफ जैकब है, या जैकब की एज है y+5, तो यहाँ पे लिख दिया y+5। फिर लिखा है विल बी का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, लिख लो ये भी, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना। किसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी सन की एज होगी। कितनी सन की एज थी या होगी 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी एज होगी x+5। तो जैकब की एज जो है y+5 इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x+5। इतना क्लियर हो गया। ओके, सो y+5 इज इक्वल टू 3 और x को मल्टीप्लाई करवा दो 3x, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवा दो 15 आ गया। क्लियर इतना? ओके, अब देखो सब कुछ मैं राइट में लेके चले जाता हूँ, राइट में तो 0, क्योंकि कुछ भी मैं लेफ्ट में नहीं छोड़ रहा हूँ, 3x पहले से ही राइट में था, ये y प्लस का है, अगर मैं इसको राइट में लेके जा रहा हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -y। प्लस का 15 पहले भी इक्वल टू के राइट में था और अभी भी मैं इक्वल टू के राइट में ही लिख रहा हूँ। प्लस का 5 पहले इक्वल टू के लेफ्ट में था, अब मैं इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -5। आगे देखो, इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 3x -y, 15 में से 5 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 10। सो इट इम्प्लाइज 3x -y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। फिर लिखा गया है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, ये अलग चीज़ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में 5 साल बाद की बात करी गई थी, अब बात करी जा रही है 5 साल पहले, तो यहाँ पे दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जैकब की एज आज की डेट में है x, तो जैकब्स एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, पहले का मतलब माइनस करना पड़ेगा, x-5 ईयर्स, लेकिन हमने x तो उसकी सन की एज को माना था ना, एक मिनट, हाँ, तो जैकब्स सन से एज हुई है, जैकब्स सन से एज हुई है x-5 ईयर्स, और जैकब की खुद की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज उसकी आज की डेट में प्रेजेंट एज है y ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी एज हो जाएगी y-5 ईयर्स। क्लियर हो गया? ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज आपकी आज के दिन, आज की डेट में एज है 20 ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी थी 15 ईयर्स। अगर आपकी एज आज की डेट में है 13 ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी थी 8 ईयर्स, 5 माइनस ही तो कर रहे हो आप। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 5 साल पहले जैकब की जितनी भी एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे के। जैकब की एज 7 टाइम्स थी। वॉज का मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ पर भी वॉज का मतलब क्या है, इक्वल टू। तो जैकब की जो एज थी, जैकब की कितनी एज थी y-5, वॉज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बच्चे की एज से। उसके बच्चे की एज कितनी थी बताओ, x-5, तो y-5 इज इक्वल टू 7x-35। सब कुछ मैं लेफ्ट में लेके चले जाता हूँ या फिर राइट में लेके चले जाते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 7x, ये प्लस का y है, राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। ये -5 है, राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 35 प्लस 5, इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर इतना? तो इक्वेशन आ जाएगी 7x - y -30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x और y की वैल्यू। चलिए करते हैं सॉल्व, इसको मज़ा आएगा बड़ा। तो जो पहली इक्वेशन है वो है 3x - y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास।
जो दूसरी इक्वेशन है वो है 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई माइनस 30, 7x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे साइंस सेम है और देखो दोनों का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो इसलिए मैं सबके साइंस चेंज कर रहा हूँ। +7 था तो माइनस बना दिया, माइनस वाई था तो प्लस वाई बना दिया, -30 था तो +30 बना दिया। ये कैंसिल हो गया, 3 - 7 हो जाएगा -4x। 30 और 10 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। माइनस के 4x को अगर मैंने राइट में भेज दिया तो 40 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/4 जो कि होती है 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स। मतलब जो उसका बच्चा है, जैकब का जो बच्चा है उसकी एज आ चुकी है 10 ईयर्स। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। लेट अस सपोज मैंने इस वाली इक्वेशन पुट कर दिया। क्या इक्वेशन है बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है अपन को, 10। 3 × 10 माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया 30 माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 40 इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब कि y इक्वल टू 40 ईयर्स आ गया। तो जो जैकब है उसकी एज कितनी आ गई है, 40 ईयर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैकब की एज 40, उसके बच्चे की एज 10 ईयर्स। क्लियर। तो हमने कितना कवर कर लिया है वो आपको बता देता हूँ। 3.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 करवाया मैंने इस वाली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे की एक्सरसाइजेज भी डालूँ तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बोलिए मेरे को, ठीक है। ये मैं सोचना बाकी बच्चे कर लेंगे, अपन को क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक मैं सोचूंगा आपको आता है तो मैं सोचूंगा अपनी एनर्जी मैं कुछ ऐसी जगह मतलब यूटिलाइज़ करूं जहाँ पे आपका और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, और ज़्यादा आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएँ। तो इसलिए आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तभी मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा, सेम चैप्टर पर या किसी और चैप्टर पर। दूसरी बात, आपको कमेंट करने के अलावा शेयर भी करना है प्लस सब्सक्राइब भी करना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा जनता बनेगी, उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा, उतने ज़्यादा लोगों के मार्क्स आएंगे, उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन से आपका भला होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।